हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे रीजनल ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर रीजनल ज्योग्राफी का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है वो है, सर्वप्रथम कंपेज, जो कंपेज शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डी विटलीसी ने किया था। अगला प्रश्न है, हर्बर्टसन ने पृथ्वी तल को कितने मुख्य तथा उप प्रदेशों में विभाजित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 6 मुख्य तथा 13 उप प्रदेशों में जो है विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, डी विटलीसी के अनुसार एक प्रदेश में कम से कम कितने प्रकरणों या विषयों, टॉपिक्स का अध्ययन किया जाता है? तो डी विटलीसी के अनुसार 16। राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक प्रदेशों के निर्धारण में किन किन तत्वों को शामिल किया जाता है? तो जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनके निर्धारण में मुख्य रूप से संरचना, उच्चावच और जलवायु, इन तीनों का तत्वों को शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिट्टन महोदय ने आकृतिक प्रदेशों के कितने अनुक्रम बताए, सीक्वेंसेस कितने बताए हैं? तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, 7 प्रदेश बताए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता किसको माना जाता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो जो प्रादेशिक भूगोल है उसका जन्मदाता किसको कहते हैं? तो हिकेटियस को जो है प्रादेशिक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिकेटियस की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जेस्पेरिडियोस। जो जेस्पेरिडियोस है वो हिकेटियस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता ने विश्व के विभिन्न प्रदेशों के प्रादेशिक वर्णनों के लिए राजनीतिक सांख्यिकी विचारधारा को आधार माना? तो प्रदेश के वर्णन के लिए राजनीतिक सांख्यिकी विचारधारा, तो ये किसने माना था? इसका राइट आंसर आपका फ्रेडरिक बुश्चिंग हो जाएगा। जो फ्रेडरिक बुश्चिंग थे उन्होंने राजनीतिक सांख्यिकी विचारधारा को आधार माना। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक अध्ययन के लिए किसने लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर आपका कॉर्ल लीटर हो जाएगा। कॉर्ल लीटर जो थे उन्होंने ये जो प्रादेशिक अध्ययन है उसके लिए लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि कृषि प्रदेश के निर्धारण के लिए किन तत्वों को आधार माना जाता है? तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है जोत का आकार, दूसरा भू स्वामित्व, तीसरा सस्य साहचर्य और चौथा इनमें से सभी। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, जोत का आकार, भू स्वामित्व और सस्य साहचर्य, इन तीनों को जो है वो आधार माना जाता है कृषि प्रदेश के निर्धारण के लिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव तथा उसके कार्य यानी कि मैन एंड हिज वर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हर्बर्टसन हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मानव तथा उसके कार्य, मैन एंड हिज वर्क। बुक और राइटर के नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो हर्बर्टसन जो है वो कौन सी बुक लिखे हैं? मैन एंड हिज वर्क। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कितने भाषाई प्रदेश हैं? तो भारत में मुख्य रूप से 22 भाषाई प्रदेश हैं। 22 भाषाएँ भी हैं ऑफिशियल, और 22 प्रदेश भी हैं, भाषाई प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, भौतिक प्रदेश के निर्धारण के किस तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? अगर भौतिक प्रदेश के निर्धारण हम कर रहे हैं तो इसमें भूगर्भिक संरचना, अपवाह, उच्चावच, इन तीनों को महत्व दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक, 1 सेकेंड। इसका राइट आंसर आपका जो है, देखिए भौतिक प्रदेश का अगर हम निर्धारण कर रहे हैं तो मुख्य रूप से हम यहाँ पे उच्चावच को देंगे। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये इनमें से सभी दिया रहता तो इसका इन तीनों का यूज करते हैं, अपवाह, भूगर्भिक संरचना और उच्चावच, इन तीनों का यूज करते हैं। लेकिन अगर सर्वाधिक करा, सर्वाधिक महत्व, तो उच्चावच को यानी कि रिलीफ को। ठीक। अगला प्रश्न है, भौगोलिक प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादक किसने किया है? तो जो भौगोलिक प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादक है वो जे.एफ. अर्नस्टेड। जो जे.एफ. अर्नस्टेड हैं उन्होंने भौगोलिक प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादक किया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रादेशिक नियोजन के जनक कौन है? तो प्रादेशिक नियोजन, ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। प्रादेशिक नियोजन के जनक की बात करें तो यहाँ पे पैट्रिक गेडिस को जो है, गोडिस हैं ये, पैट्रिक गोडिस जो हैं वो प्रादेशिक नियोजन, रीजनल प्लानिंग के फादर कहे जाते हैं। भारत में नियोजित आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत में जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है वो सोवियत रूस, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सोवियत रूस के मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन का क्रिया स्थल प्रदेश है जिसके अंतर्गत स्थान, लोग, कार्य आते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा पैट्रिक गेडिस ने ही दी है। मतलब प्रादेशिक नियोजन का फादर किसको कहते हैं? पैट्रिक गेडिस को।
और पैट्रिक गेडिस ने ही ये जो है डिफिनीसन दिया। तो डिफिनीसन आपसे पूछ सकता है कि प्रादेशिक नियोजन का क्रियास्थल प्रदेश है जिसके अंतर्गत स्थान, लोग एवं कार्य आते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो पैट्रिक गेडिस ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 से जो है वो नीति आयोग का गठन हुआ था, 1 जनवरी 2015। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, द न्यू एक्सप्लोरेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेंटन मैकाय जो है उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, द न्यू एक्सप्लोरेशन ऑफ फिलोसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकसित देशों में प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं उसमें 1920 के दशक में जो है वो प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत किस देश में की गई थी? तो सर्वप्रथम यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे प्रादेशिक नियोजन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, किस संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष मानव विकास सूचकांक HDI जिसको कहते हैं जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो जारी करता है मानव विकास सूचकांक। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HUMAN, ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इसका आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है HDI का। ठीक है, UNDP का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? तो आप जानते हैं कि भारत इस समय जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इससे पहले कौन था? तो चाइना था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक प्लानिंग, प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक प्लानिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लिखे हैं कौन? JR बाउडविले। जो JR बाउडविले है उन्होंने ये पुस्तक लिखी है, प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रैंकोइस पेरॉक्स ने विकास ध्रुव संकल्पना का प्रतिपादन किसके सिद्धांत को आधार मानकर किया था? तो जो फ्रैंकोइस पेरॉक्स थे वो शुम्पीटर का जो सिद्धांत था, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जो शुम्पीटर का सिद्धांत है उसको आधार मानकर उन्होंने विकास ध्रुव संकल्पना दी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रैंकोइस पेरॉक्स ने विकास ध्रुव संकल्पना का प्रतिपादन कब किया था? तो बहुत सारे बुक में आप देखेंगे 1950 मिलेगा, बहुत सारे में 1955 मिलेगा। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो 1950 या 1955। आपके पेपर में इन दोनों में से अगर कोई एक आता है तो आप उसको लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रोथ पोल थियरी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ग्रोथ पोल थियरी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बटलर। बटलर ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिसाव सिद्धांत जिसको ट्रिकल डाउन थियरी कहते हैं उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो जो ट्रिकल डाउन थियरी है उसका जो प्रतिपादन है वो A.O. हर्शमैन ने किया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, A.O. हर्शमैन। ठीक है, अगला प्रश्न है, चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो जो चक्रीय कार्यकरण सिद्धांत है उसके प्रतिपादक गुन्नार मिर्डल हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोफेसर मिर्डल के अनुसार चक्रीय कार्यकरण प्रक्रिया होती है? तो जो चक्रीय कार्यकरण प्रक्रिया है वो एक आर्थिक तथा गैर आर्थिक वह एक आर्थिक तथा गैर आर्थिक विकास का परिणाम होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, जब अर्थव्यवस्था के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निवेश किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो जब किसी चुने हुए क्षेत्र में निवेश करेंगे तो उसको असंतुलित विकास कहेंगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अल्प विकसित देशों में व्यापक निर्धनता विकास के नकारात्मक घटकों को जन्म देता है। दूसरा ऑप्शन आपका, विकसित देशों में संपन्नता का चक्र ऊर्ध्वमुखी होता है। सी ऑप्शन है, ए तथा बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो प्रोफेसर रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या है? तो जो आर्थिक विकास है उसकी प्रारंभिक अवस्था परंपरागत समाज। राइट आंसर आपका ए होगा। आत्मस्फूर्ति की धारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो आत्मस्फूर्ति की धारणा है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो रोस्टो ने किया था। रोस्टो ने जो अपना सिद्धांत दिया था, जो थियरी दिया था, उसमें 5 स्टेजेस बताए थे, उसमें से एक स्टेज है आत्मस्फूर्ति। ठीक है,
अगला प्रश्न है, आत्मस्फूर्ति की अवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है आप देखेंगे बचत तथा विनियोग की मात्रा बढ़ने लगती है, नए उद्योगों का विकास होता है, उत्पादन की नई तकनीकी का विकास होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि जो आत्मस्फूर्ति की अवस्था होती है उसमें ये तीनों चीज़ें घटित होती हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, स्पष्ट है कि आत्मस्फूर्ति अवस्था के लिए समाज में एक ऐसे वर्ग का अस्तित्व और सफल कार्य आवश्यक है जो जोखिम लेने को तैयार हो। तो ये कौन कहते हैं, ये किसका कथन है? तो ये रोस्टो कहते हैं। ठीक है, रोस्टो कहते हैं कि आत्मस्फूर्ति अवस्था के लिए समाज में एक ऐसे वर्ग का अस्तित्व और सफल कार्य आवश्यक है जो जोखिम लेने को तैयार हो, मतलब जो रिस्क लेने को तैयार हो। तो इसका भी राइट आंसर आप देखेंगे ए होगा। ठीक है, रोस्टो की पुस्तक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सन 1960 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के विकास में कितनी अवस्थाएं बताई गई? तो मैंने आपको बताया कि विकास की 5 स्टेजेस, 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास की अंतिम अवस्था है। तो इसमें से अंतिम अवस्था की बात करें तो अत्यधिक उपभोग की अवस्था, जो अत्यधिक उपभोग की अवस्था है वो लास्ट स्टेज यानी कि 5वां स्टेज है। पहला कौन सा है? तो परंपरागत समाज। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, जब अर्थव्यवस्था के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में निवेश किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो असंतुलित विकास उसे होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री संतुलित विकास का समर्थक नहीं था? तो संतुलित और असंतुलित दो प्रकार का विकास होता है। संतुलित विकास मतलब अगर किसी एरिया में यहाँ पे एक एरिया ए है और एक एरिया यहाँ पे बी है। ठीक है, अगर इस ए एरिया में हर एक क्षेत्र में धीरे धीरे अगर हम एक साथ अगर विकास कर रहे हैं तो इसको कहेंगे संतुलित विकास। लेकिन अगर हम बी एरिया में एक ही चीज़ का अत्यधिक विकास कर दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसका विकास कर दे रहे हैं, फिर उससे जो है धीरे धीरे रिस कर या फिर इसी के प्रसार से जो है धीरे धीरे यहाँ पे विकास हो रहा है, तो इसको असंतुलित विकास कहते हैं। तो इस तरह दो गुट में जो भूगोलवेत्ता थे वो बट गए थे 19वीं सदी 20वीं सदी में। ठीक है, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में। तो उसमें क्या होता है, जो संतुलित व्यवस्था है, असंतुलित विकास जो है, सॉरी यहाँ पे असंतुलित विकास की विचारधारा के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? तो सैमुअल्सन थे। ठीक है, राइट आंसर आपका बी होगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एक पढ़ा था, जब अर्थव्यवस्था के कुछ नहीं, ठीक 17 नंबर। हाँ, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री संतुलित विकास का समर्थक नहीं था? तो संतुलित विकास का जो समर्थक थे कौन नहीं थे? तो वो हर्षमैन। राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर की, संतुलित विकास की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो सैमुअल्सन। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न है, हर्षमैन के अनुसार असंतुलित विकास में ऐसे क्षेत्रों को छांटना चाहिए जिनमें निवेश से अधिकतम निम्न घटक प्राप्त हो सके। तो क्या प्राप्त हो सके? तो लाभ अधिकतम प्राप्त हो। ठीक है, तो 19 का आपका बी। अगला प्रश्न है, संतुलित विकास प्रक्रिया की आलोचना में हर्षमैन का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो संतुलित विकास की जो प्रक्रिया थी, अगर जो हर्षमैन थे उसकी आलोचना करते थे। ठीक है, संतुलित विकास यानी कि जो संतुलित विकास है उसकी प्रक्रिया में हर्षमैन उसके आलोचक थे। उनके साथ साथ पॉल स्ट्रीटन, फ्लेमिंग और सिंगर, ये तीनों लोग भी उसके आलोचक थे। तो इसका राइट आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से, तो प्लीज़ इसको कैजुअल मत लीजिएगा, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन एन फ्रीडमैन किस देश के निवासी थे? तो प्रसिद्ध अमेरिकी जो अर्थशास्त्र थे फ्रीडमैन, वो किस देश के निवासी थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यूएसए के थे। अगला प्रश्न, एडवर्ड एल उलमैन ने विकास से सृजित केंद्रीय भाग की पहचान किन देशों में की थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यूएसए एवं कनाडा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर महेंद्र बहादुर सिंह ने वस्तु निर्माण में लगे लोगों के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने मुख्य एवं गौण भागों में विभाजित किया था? तो इसका भी राइट आंसर आपका ए ही होगा, 3 प्रमुख केंद्रीय भाग में और 7 गौण केंद्रीय भाग में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रेशी, जो ब्रेशी महोदय थे, कितनी चुनी गई सेवाओं के आधार पर नगरों का विभाजन किया था? तो मतलब किसी शहर में कितनी सेवाएं दी जाती हैं उसके आधार पर ब्रेशी ने विभाजन किया है। तो कितनी सेवाओं के आधार पर? तो राइट आंसर आपका 15 होगा। 15 सेवाओं के आधार पर जो है शहर का विभाजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रीडमैन ने एक नगर तंत्र में विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो जो फ्रीडमैन थे उन्होंने नगर तंत्र में विकास की 4 चरण में जो है वो अवस्थाओं का वर्णन किया। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन कब अपनाया गया? तो भारत में आर्थिक नियोजन 1950 से 51 ईस्वी के बीच में अपनाया गया। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। चूँकि 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसलिए पूछा जा रहा है। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2015 तक ही चली थी। 15 में क्या होता है, नीति आयोग आ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा। तो जो प्रमुख उद्देश्य था वो था आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आर्थिक असमानताओं को कम करना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इन तीनों पर जोर दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो पंचवर्षीय योजना मैंने अभी आपको बताया कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वही अंतिम थी। अगला प्रश्न नीति आयोग का गठन कब किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास का आर्थिक अभिसूचक है। तो जो आर्थिक विकास होता है उसका आर्थिक अभिसूचक वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या के अनुपात में कमी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें विकास के आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार के विकल्पों को शामिल किया जाता है। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक संरचना का स्वरूप, और इनमें से कोई नहीं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, मानव विकास सूचकांक होता है, उसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार के विकल्पों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है। तो जो संबंधित है तो महबूब उल हक जो है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इन्होंने मानव विकास सूचकांक से संबंधित है ये। ठीक है। महबूब उल हक, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है मानव विकास का आयाम है। तो जो मानव विकास का आयाम है लंबा व स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि, एक अच्छा जीवन स्तर, इनमें से सभी। तो ये तीनों जो आयाम है वो मानव विकास के ही आयाम है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आयाम सूचकांक से मानव विकास सूचकांक प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस माध्य का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणात्मक माध्य। गुणात्मक माध्य जो है क्या करता है, जो मानव विकास सूचकांक प्राप्त किया जाता है उसके लिए माध्य का प्रयोग किया जाता है आयाम सूचकांकों से। ठीक है। आयाम सूचकांकों से मानव विकास का जो सूचकांक प्राप्त किया जाता है उसमें गुणात्मक माध्य का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखेंगे अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्याएं हैं। तो जो अल्प विकसित देश हैं उनमें पूंजी का अभाव, निर्धनता, बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित देश की विशेषता नहीं है। तो आय और संपत्ति का समान वितरण अल्प विकसित देशों में नहीं होता। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बल्कि जो प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर है वो होता है, अकुशल जनशक्ति की अधिकता होती है ये होता है, औद्योगिक पिछड़ापन होता है ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प विकसित है। यहाँ पे अल्प विकसित ना होकर कम विकसित या फिर विकासशील यहाँ पे रहना चाहिए, ये गलत हो गया क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सा देश विकासशील है। तो भारत ही इसमें एक विकासशील है, बाकी जो है वो विकसित देश हैं, ये जापान, इंग्लैंड, यूएसए। ठीक है। अगला प्रश्न आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी अर्थव्यवस्था रहती है उसको अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो जो अल्प विकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है, बिल्कुल नहीं। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया कि जो अल्प विकसित देश हैं उसमें अधिकांश जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में रहती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है अल्प विकास का क्या अर्थ है। तो अल्प विकास का अर्थ है एक या अनेक उत्पादन के घटकों की न्यूनता से। ठीक है। यानी कि बहुत सारे घटक के अगर कम हैं, जैसे शिक्षा हो गया, ज्ञान हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, इन सभी चीज़ों का अगर न्यूनता है, घटकों की न्यूनता है, तो उसको अल्प विकास कहेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है धारणीय विकास से अर्थ है। धारणीय विकास क्या होता है, टिकाऊ विकास क्या होता है। तो इसका राइट आंसर बिना पर्यावरण को हानि पहुंचाए जीवन की गुणवत्ता जारी रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिना पर्यावरण को, बिना इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाए जीवन की गुणवत्ता जारी रखना। अगला प्रश्न ब्रटलैंड प्रतिवेदन किस विषय पर है। तो ब्रटलैंड प्रतिवेदन जो है वो जनसंख्या के नियंत्रण पर है। राइट आंसर आपका ए होगा। ब्रटलैंड प्रतिवेदन जो है वो जनसंख्या नियंत्रण पर है। अगला प्रश्न धारणीय विकास के घटक हैं। कौन कौन से धारणीय विकास के घटक हैं। तो धारणीय कृषि विकास, औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि, परिवहन विकास। इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सारे जो है वो धारणीय विकास के घटक कहलाएंगे। ठीक है। तो ये जो है मुख्य रूप से लगभग 70 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रीजनल ज्योग्राफी के लिए। तो इनको 2 से 3 बार वीडियो को आप देख के रिवाइज कर सकते हैं, और यकीन मानिए इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर की मैं पेपर के बाद अपलोड करूँगा, आप मिला लीजिएगा उससे। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।